हाय गाइस, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इंडियन टैक्सेशन सिस्टम को। हम समझेंगे कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम कैसे काम करता है, और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर अगर आप सैलरीड भी हैं तो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा, आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि हम इंडिया में इतने साल पढ़ाई करते हैं लेकिन हम टैक्सेस और बाकी चीजें समझते नहीं हैं। फिर जब हम बाद में बिजनेस वगैरह में आते हैं तब हमें समझ में आता है या फिर नहीं समझ में आता है, और ये सब हमारे साथ में प्रॉब्लम्स होती है। तो आइए देखते हैं कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है। इसकी जो बेसिक चीजें हैं जो आपको जरूर पता ही होना चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मेजरली दो प्रकार के बड़े टैक्सेस होते हैं इंडिया में। एक है इनकम टैक्स, दूसरा है जीएसटी। इसके अलावा और भी टैक्सेस होते हैं। जब हम सामान इंपोर्ट करके लाते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। एक्सपोर्ट के टाइम पे कुछ कुछ चीजों में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाता है। बट जनरली इन जनरल इंडिया में दो ही टैक्सेस हैं। एक है इनकम टैक्स, दूसरा है जीएसटी, बड़े वाले। ठीक है। इनकम टैक्स का क्या मतलब हुआ? सर, इनकम टैक्स का मतलब हुआ जो आप पैसा कमा रहे हो, जो आपकी इनकम है, उस इनकम पे आपको टैक्स देना होगा। जो आपने इनकम कमाई है उस इनकम पे आपको टैक्स होना देना होगा। दैट इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स आप देते हैं अपने स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग। स्लैब रेट मतलब कि सर मेरी इनकम कितनी है उस पर डिपेंड करेगा कि मुझ पे टैक्स कितना लगेगा। मान लीजिए मेरी इनकम है 50 लाख रुपीज की, तो मुझे 30% का टैक्स रेट लगेगा। मान लीजिए मेरी इनकम 2,50,000 रुपए है केवल, तो मुझे टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो इनकम टैक्स है वो डिटरमिन होता है कि आपका रेट ऑफ टैक्स क्या होगा। रेट इज नॉट अ बिग डील। असली बात है कि इनकम टैक्स होता क्या है। सर, इनकम पे हमें इनकम टैक्स देना होता है। ठीक है सर। अब बात आती है, अगर मुझे इनकम पे टैक्स देना है तो इनकम का मतलब क्या हुआ, इनकम कैलकुलेट कैसे होती है? सर, इनकम कैलकुलेट करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट जो है वो बताता है कि आप इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट आपको बताता है 5 सोर्सेस। देयर आर 5 सोर्सेस। ये 5 जगह है जहां से आप अपने पैसे कमाते हैं, और इन पांचों आपको जो सोर्सेस है इनमें आपको अपनी इनकम डिस्क्लोज करना होता है। पहला होता है सैलरी। जो भी हम सैलरी कमाते हैं, अगर आप सैलरीड हैं तो आपका हेड जो आता है, सैलरी का हेड आता है, उसमें आप अपनी सैलरी इनकम दिखाते हैं। दूसरा हेड होता है पीजीबीपी। आसान की भाषा में बोलूं तो इसका मतलब हो गया बिजनेस इनकम। जो भी हमारे बिजनेस इनकम है वो हम बिजनेस हेड में, मतलब कि पीजीबीपी में रिपोर्ट करते हैं, बिजनेस हेड में। गॉट इट। नेक्स्ट हेड होता है आपका कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन में आप जो आपके जैसे कैपिटल असेट्स है, जैसे कि अगर आपने शेयर्स है, अगर आपने कोई अपनी लैंड परचेज सेल करी है, तो ये वाली जो आपकी इनकम होती है ये आपकी कैपिटल गेन्स में जाती है। चौथा होता है हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका कोई घर है जहाँ से आपको रेंटल इनकम आती है, या फिर घर से आपको जो भी इनकम आती है, ये सब आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है। पांचवा आ जाता है अदर सोर्सेस, आईओएस, मतलब कि इनकम अंडर अदर सोर्सेस। जो भी बचे कुचे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने बैंक में पैसा रखा है, उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है। आप बिजनेस नहीं करते हैं कोई चीज का, लेकिन साला में एक आधी बार आपने कहीं पे कुछ सेटिंग करा दी किसी की, उससे आपने बदले में जो है कमीशन वगैरह लिया, तो ये वाली जो भी आपकी इनकम है ये अदर सोर्सेज में आ जाएगी। ऐसे करके 5 हेड्स में आपकी इनकम कैलकुलेट होती है और इसे टोटल किया जाता है। उसके बाद में जो आता है वो आपकी इनकम हो जाती है। अब इस इनकम पे आपको इनकम टैक्स देना होगा। किस रेट से? अगेन स्लैब रेट से। इसमें भी ना और कुछ बातें आ जाती है। एक चीज होती है डिडक्शन, एक चीज होती है एग्जम्पशन। जब ये पांचों हेड की इनकम आ जाती है उसके बाद में कुछ चीजों में आपको माफी मिल जाती है। कुछ ऐसी इनकम है जहां पे गवर्नमेंट बोलती है तो इनकम, लेकिन हम आपको इस पे टैक्स नहीं लगाएंगे। तो इस पे एक चीज आ जाती है डिडक्शन, दूसरा आ जाता है एग्जम्पशन। डिडक्शन का मतलब होता है कि आपकी जो इनकम है, मान लीजिए 100 रुपीज की इनकम है, तो ये 100 रुपए में से आप माइनस कर देंगे। वैसे तो आपकी इनकम 100 रुपए, आपको 100 रुपए पे टैक्स लगना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बोलेगी कि कुछ खर्चे हैं जिन्हें अगर आप खर्चा कर देंगे तो हम आपकी इनकम का हिस्सा नहीं मानेंगे। ऐसा इसलिए करती गवर्नमेंट क्योंकि आपको इंसेंटिवाइज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब जानते होंगे एटीसी एलआईसी वाला, एटीडी हेल्थ इंश्योरेंस वाला, एटीई एजुकेशन वाला, इंटरेस्ट वाला। तो ये जो सारी चीजें ये आप इसमें से माइनस कर देते हैं। उसके बाद में भी एग्जम्पशन, एक और रिलीफ आता है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन का ये मतलब है कि है तो इनकम, लेकिन इनकम का हिस्सा नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई घर बेचा है और उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो जनरली इस पे टैक्स लगता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन से अगर आप उनको मीट करते हैं तो एग्जम्प्ट हो जाता है। मतलब कि वो इनकम जो है वो आपकी कैपिटल गेन्स हेड में जाने वाली थी, अब वो जाएगी ही नहीं वहां पे, और उस पे अब आपको टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है। मतलब डिडक्शन का मतलब हो गया कि जो खर्चे जो है आपने करे हैं और उसमें आपको माइनस करा दिया, और एग्जाम्पशन का मतलब हो गया इनकम तो आई है लेकिन गवर्नमेंट बोलती है हम इसको इनकम नहीं कंसीडर करेंगे।
ऐसे करके ये 5 हेड होते हैं, इससे आपकी जो इनकम है, टैक्सेबल इनकम, वो निकाली जाती है और उस पे स्लैब रेट लगा करके आपको उस पे टैक्स देना होता है। दैट्स हाउ द इनकम टैक्स ऑपरेट्स। ये हो गया बेसिक। ये इनकम टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स बोल देते हैं जब हम बात करते हैं कंपनीज की। जब आप कंपनी की इनकम कैलकुलेट करते हैं तब यही बात आती है। और एडजस्टमेंट भी यही होते हैं। जो आपका बिजनेस हेड होता है, यहाँ पे आपको बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करना है। बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करने का मतलब हुआ कि आपने सेल्स लेना है, फिर आपने जो भी खर्चे करे, आपने चीजें खरीद के लाई, आपने मार्केटिंग एक्सपेंस करे, आपने दुनिया भर के खर्चे करे होंगे, वो सारे खर्चे माइनस करने के बाद में जो इनकम आती है वो आपकी बिजनेस इनकम होती है। और जो कॉर्पोरेट टैक्स जब निकाला जाता है, मतलब एक कंपनी की जब इनकम निकाली जाती है तो वो बिजनेस साइड में जाती है और सारे उस पे खर्चे हटाए जाते हैं और वहां पे बहुत सारी प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग की बात किसी और वीडियो में करेंगे, आज हम इसको बेसिक में रखते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा एक दो और कॉन्सेप्ट है जो आपको जरूर समझना चाहिए, अगर आप एक बिजनेस करने वाले हैं तब तो बहुत जरूरी है आपके लिए। पहला कॉन्सेप्ट है एडवांस टैक्स का। एडवांस टैक्स का मतलब ये होता है कि हर किसी को पैसे जल्दी चाहिए। गवर्नमेंट को भी ऐसे ही है, गवर्नमेंट बोलती है हमको पैसे तुरंत चाहिए। और गवर्नमेंट तुरंत पैसे कैसे लेगी, तो गवर्नमेंट ये बोलती है अगर किसी भी व्यक्ति का जो टैक्स है, साल भर का जो टैक्स आता है, वो 10,000 रुपीज से ऊपर का टैक्स आता है, तो उसे एडवांस टैक्स देना होगा। मतलब कि साल में 4 बार टैक्स देना होगा। आसान भाषा में बोल दूं तो ईएमआई, एक्चुअल में ईएमआई नहीं रहती है बट ईएमआई मान लो आप। मतलब आपको साल में 4 बार, अगर आपका टैक्स 10,000 के ऊपर एस्टिमेटेड है कि आने वाला है, तो आपको उस पर टैक्स देना होगा। सर मुझे मालूम ही नहीं है मेरी इनकम कितनी होगी फिर भी मुझे देना होगा, यस। तभी भी आपको अपना एस्टिमेट बेसिस पे देना होगा। इस पे भी कुछ कंडीशन है, हर चीज में कंडीशन है, बट आपको मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। ठीक है। इनकम टैक्स पढ़ने के लिए अदरवाइज थाउजेंड्स ऑफ पेजेस आर देयर फॉर रीडिंग इनकम टैक्स इटसेल्फ। तो अपन इसे बेसिक में समझ रहे हैं ताकि हमें एक रफ आइडिया हो कि क्या होता है, कैसे ऑपरेट होता है। ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा एक और बात हो जाती है टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या है कि सर देखिए, एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर अर्नर, ये पैसा कमा रहा है, इसका नाम है मिस्टर अर्नर। और एक और है जिसका नाम है मिस्टर एक्सपेंस। अरे मैं खर्चा करूंगा तभी तो तुम कमाओगे। तो मिस्टर एक्सपेंस ने पैसे दिए मिस्टर अर्नर को, 100 रुपीज दिए। ठीक है, 100 रुपीज दिए। अब क्या हुआ, मिस्टर अर्नर ने ये पैसे जो है ये गवर्नमेंट को बताए ही नहीं। उसने दिखाया ही नहीं गवर्नमेंट को कि मुझे ये पैसे रिसीव हुए हैं। तो गवर्नमेंट को उस इनकम पे टैक्स शायद ना मिले। अगर गवर्नमेंट आकर के ढूंढेगी तो पकड़ेगी, अगर नहीं ढूंढेगी तो छूट जाएगा। तो क्या करा गवर्नमेंट ने, बोल दिया कि डियर मिस्टर एक्सपेंस, जब आप पैसा दोगे मिस्टर अर्नर को, तो आप जब 100 रुपए देना होगा तो आप 100 रुपए मत देना, आप 10 रुपए काट लेना। एग्जाम्पल के लिए 10 रुपीज बोल रहा हूँ, अलग अलग चीज में अलग अलग रेट है। आप 10 रुपए काट लेना। और ये 10 रुपए आप मिस्टर एक्सपेंस, जब आपको 100 रुपीज देना होगा, तो आप 100 ना दे करके 90 रुपीज दे देना उसको, प्लस 10 रुपीज आप दे देना सीधे गवर्नमेंट को। ये हमारे पास में दे देना। मतलब कि मिस्टर अर्नर नाउ वुड से कि अरे मुझे 100 रुपए मिलना था लेकिन गवर्नमेंट, तुमने मेरे से 10 रुपए रख लिए, तो गवर्नमेंट अब कहेगी मिस्टर अर्नर को कि आप चिंता मत करो, जब आपका साल खत्म हो जाएगा उसके बाद में आप चाहो तो हमसे पैसा रिफंड ले लेना, या आप बताना आपकी इनकम कितनी हुई है, उस इनकम पे हम आपका टैक्स निकालेंगे। और जितना टैक्स ये ऑलरेडी जमा हुआ है ऐसे टीडीएस के फॉर्म में, इसका हम आपको क्रेडिट दे देंगे। इसी को हम टीडीएस क्रेडिट बोलते हैं, जो आप अगर जानते होंगे 26 AS उस पर रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप एक बिजनेस वाले पर्सन हो तो ये बात ध्यान देना कि आप जब भी किसी से डील करते हो और वो आपका टीडीएस डिडक्ट करता है, तो इस टीडीएस को आपको मैच करना चाहिए। साल भर में आपका मान लीजिए 4 लाख रुपए का टीडीएस डिडक्ट हुआ है, लेकिन क्योंकि आपने लिख के नहीं रखा कि कितना डिडक्ट हुआ है, तो आपको पता नहीं है कितना डिडक्ट हुआ है। 4 लाख रुपए डिडक्ट हुआ, लेकिन जिसने जमा कराया है उसने 3 ही लाख रुपए जमा कराया, 1 लाख रुपए जमा नहीं कराया, तो आपको पैसा मिलेगा नहीं, आपका नुकसान हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस। ठीक है सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मैं आपसे आ जाता हूं, जो कि हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। सर जीएसटी क्या है? जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है सर। गुड्स और सर्विसेज टैक्स। ये टैक्स कब लगता है? देखिए, ये टैक्स लगता है जब सेल होती है। जब आप गुड्स या सर्विसेज को बेचते हैं, तो उस टाइम पे जीएसटी का टैक्स लगता है। जीएसटी का टैक्स किस रेट से लगता है? अलग अलग चीजों में अलग अलग रेट है। 0.3 भी है, आई मीन 0.25 भी है, 3% भी है, 5% भी है, 12 भी है, 18 भी है, 28 भी है। डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी चीज पे गवर्नमेंट कितना रखना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस रेट पे लगेगा। तो प्रेस्क्राइब रेट पे लगेगा, जितने में भी चीजें बिकती है उतने में लगता है। ठीक है। दूसरी बात, क्या जो जीएसटी है ये शॉपकीपर पे लगाया जा रहा है या बायर पे लगाया जा रहा है? अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे।
वेन एवर यू आर गोइंग टू सम रेस्टोरेंट, कोई भी अगर आप ऑर्गेनाइज बिजनेस के साथ में डील करते हैं तो वो अपना प्राइस जब बताते हैं तो बोलते हैं इतना रुपए प्लस जीएसटी, विच बेसिकली मीन्स कि ये जो जीएसटी है ये आपसे लिया जाता है। मतलब कि जीएसटी टैक्स वो है जो बायर के पास में जा रहा है, मतलब कि जो खरीदार है उसे जीएसटी अपने जेब से देना पड़ता है। ठीक है सर। तो शॉपकीपर का क्या काम है? शॉपकीपर महज और महज एक हाथ है जो कि वो पैसा कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को जाके डिपॉजिट करता है। ठीक है, गेटिंग दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना? दैट इज वाई जब आप जाते हैं एक रेस्टोरेंट में और 100 रुपए का कोई चीज खाते हैं तो उसमें 5% का वो जीएसटी जोड़ता है और आपसे 105 रुपए लेता है। हालांकि उसका रेट जो था वो 100 रुपीज का था, पर उसने 105 रुपए लिया। अब वो 5 रुपए अपने पॉकेट में नहीं डालेगा, वो 5 रुपए निकाल करके गवर्नमेंट को दे देगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। ठीक है, ओके सर। तो जीएसटी किस पे लगता है? सर जीएसटी वैसे तो लगता बायर पे है, लेकिन डिपॉजिट करने की जो जिम्मेदारी है वो सारी शॉपकीपर के ऊपर आ जाती है। मतलब अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, तो जब आप डील कर रहे होंगे गुड्स या सर्विसेज में, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि आपको जीएसटी लेना है। अगर आपकी बाकी कंडीशन जैसे कि रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है, उसमें भी और कंडीशंस है, वो सब देखते हुए डिसाइड होगा, बट प्राइमरली ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात आ जाती है किसमें? इनपुट टैक्स क्रेडिट की। ये भी बहुत जोरदार कॉन्सेप्ट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, अगर आप एक बिजनेसमैन है तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाला हूं इस बात से, समझिएगा। मान लीजिए ये है शॉपकीपर नंबर 1, ये है शॉपकीपर नंबर 2, ये है शॉपकीपर नंबर 3। ये लोग मोबाइल बेच रहे हैं। शॉपकीपर 1 ने 100 रुपए का मोबाइल बेचा S2 को, S2 ने आगे उस फोन को बेचा 150 रुपीज का। ठीक है, अब क्या हुआ? जैसे ही S1 ने S2 को बेचा फोन 100 रुपीज का, तो गवर्नमेंट आएगी और गवर्नमेंट पूछेगी कि डियर S1, आपने 100 रुपीज का एक फोन सेल करा है, उस पे 18% का जीएसटी रेट है, 18 रुपए आप हमको दीजिए। अब S1 क्या करेगा? S1 ये पैसा S2 से लेगा। मतलब अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप ये समझ लीजिए आपको क्या करना है। आपको जो अपना रेट है उसके ऊपर 18% जो भी आपका रिस्पेक्टिव रेट होगा वो आपको जोड़ना है, और उतना रुपए आपको अगले पर्सन से कलेक्ट करना है। ठीक है, अब आपने क्या करा? S1 ने क्या करा? S2 से लिए टोटल 118 रुपीज, और 100 रुपीज अपने पास रखे और 18 रुपए दे दिए गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट के पास में ये जो ट्रांजेक्शन है इसके 18 रुपए जो है ये पहुंच गए। फिर क्या हुआ? फिर S2 ने आगे वापस से बेचा फोन को। अब ये फोन जब S2 ने बेचा तो 150 रुपए का बेचा, 150 रुपीज का बेचा। अगेन गवर्नमेंट आती है S2 के पास में और कहती है S2 तुमने 150 रुपीज का फोन बेचा है, 18% का जीएसटी दो। 150 पे 18% कम्स टू 27 रुपीज। 150 पे 18% कम टू 27 रुपए। तो गवर्नमेंट आती है S2 से बोलती है कि तुम हमको 27 रुपीज दोगे। अब S2 ने क्या करा? S3 से 150 पे 18% जोड़ के, मतलब 27 जोड़ के, टोटल 177 रुपीज रिसीव करा। गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने जब S2 से मांगा 27 रुपीज, अपने आप को S2 की जगह पे रखिए और बताइए क्या आप गवर्नमेंट को पूरे 27 रुपए दे देंगे? आप तो ये कहेंगे ना कि अरे गवर्नमेंट, मैंने आपसे जब ये मोबाइल खरीदा था 100 रुपए का, तब ऑलरेडी 18 रुपए का जीएसटी दिया था। S1 से खरीदा था, उस टाइम पे मैंने 18 रुपए का ऑलरेडी जीएसटी दिया था, और ये जीएसटी आप S1 से ले चुके हैं। अब आप मुझसे क्यों जीएसटी मांग रहे हैं 18 रुपए का? तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक बात है, जो आपके 27 रुपीज है इसमें आप पूरे 27 रुपए मत दीजिए, हम माइनस कर देंगे 18 रुपए, और आपको केवल 9 रुपीज पे करना होगा बैलेंस। दिस इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, जिसे हम नॉर्मल भाषा में इनपुट भी कहते हैं, रिबेट भी कहते हैं, आईटीसी भी कहते हैं। ये सारी एक ही बात है। आपको एज अ बिजनेस पर्सन क्या समझना है? आपको एज अ बिजनेस पर्सन ये समझना है कि जब आप कभी अपने बिजनेस में डील करेंगे, लेट से आप फर्नीचर की शॉप खोल लेते हैं, तो आपने जो जो चीजें खरीद के लाई उस पे जो आपने जीएसटी दिया, उस इनपुट का आपके पास में सारा हिसाब होना चाहिए। क्योंकि जब आप ये फर्नीचर को बेचेंगे और उस टाइम गवर्नमेंट आपसे आकर के पैसे मांगेगी, तो आप भी ऐसे ही इनपुट अपना क्लेम करेंगे और यहाँ पे आपके टैक्सेस बचेंगे। व्हाट इट? तो ऐसे करके जीएसटी का भी कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा गवर्नमेंट को ये जानकारी चाहिए रहती है और इस कारण से गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आपने रिटर्न फाइल करना होगा। तो जीएसटी में आप जीएसटी के रिटर्न फाइल करते हैं और इनकम टैक्स में इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न का मतलब क्या है? सिंपल फॉर्म है जिसमें आप सारी जानकारी देते हैं गवर्नमेंट को।
इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो आपका जनरली जुलाई में जाता है। अलग अलग केस में और थोड़ा बहुत डेट वगैरह चेंज होती है। जैसे अगर आपका ऑडिट होता है तो उसमें अलग जाता है। ऑडिट क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, आज अभी उसे अपन इग्नोर करते हैं और आगे की और बातें करते हैं। दूसरी बात हो जाती है जीएसटी की। सर जीएसटी का रिटर्न क्या होता है? जीएसटी का रिटर्न का मतलब हुआ गवर्नमेंट को आपसे जानकारी चाहिए कि आपने जीएसटी में कितनी सेल, कितनी परचेज करी, आपने कितना इनपुट लिया। ये सारी जानकारी गवर्नमेंट आपसे जीएसटी के रिटर्न में लेती है। जीएसटी का जो रिटर्न है आपको कब फाइल करना होता है? जब आपका मंथ खत्म हो जाता है, उसके बाद में जो नेक्स्ट मंथ आता है, वो मंथ में आपको 10th तारीख तक के आपको अपना जीएसटी का रिटर्न फाइल करना होता है। R1 मतलब सेल्स का, बेसिकली 11th और 13th होती है, पर आप 10th ही याद रखें प्रैक्टिकली, ताकि आपके पास में 1-2 दिन की लीड हो। तो 10 से 13 के बीच में, बेसिकली 13 तारीख को, कुछ केसेस में 11 तारीख को आपने अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। उसमें आप अपनी सेल्स की डिटेल बताते हैं। उसके अलावा एक और रिटर्न होता है जीएसटीआर 3B, जो यूजुअली 18 से 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, डिपेंडिंग अपॉन स्टेट एंड केस टू केस बेसिस, थोड़ा बहुत वेरी करता है। आपको 3B रिटर्न डालना होता है। 3B रिटर्न में आप क्या बताते हैं? 3B रिटर्न में आप बताते हैं कि मैंने इतना बेचा था, उस पे टैक्स इतना आ रहा है, और जो मैंने खरीद के लाया था उसमें मेरा इनपुट इतना आ रहा है। जो बैलेंस बचता है उतना आप अपना गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी एंड इनकम टैक्स। कुछ बातें जो आपको ध्यान देना चाहिए वो ये है कि एडवांस टैक्स जो है, अगर आप टाइम से नहीं पे करते तो उसमें आपको ब्याज लगता है। अगर आप अपना इनपुट नहीं लेंगे तो वो छूट जाएगा, आपको पता नहीं पड़ेगा। अगर आपका टीडीएस के क्रेडिट्स आ रहे हैं और अगर आप उसे मैच नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं पड़ेगा, और कुछ आपके टीडीएस के क्रेडिट्स भी छूट जाएंगे। इसलिए ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए और अपने टैक्सेस को सही तरीके से कंप्लाई करना चाहिए। टैक्सेस को अच्छे से प्लान करें, इवेड ना करें। टैक्सेस को प्लान करके बहुत टैक्सेस बचाए जा सकते हैं। ठीक है, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही फाइनेंस के रिलेटेड बेसिक वाले जो है नॉर्मल लोगों के लिए, बिजनेस वाले लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूं, तो मुझे शेयर करें, मतलब मेरे वीडियो को शेयर करें, और मुझे खूब सारा लाइक्स वगैरह सब जो है वो भी आप बांट दो। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक्स।